मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल आपका स्वागत है। मैं जया शर्मा। आज हमारे साथ हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक एंड अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु उपल जी उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। मैं सर सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहूंगी, किस तरीके से आप इस फील्ड में आए हैं और क्या चुनौतियां आपने फेस की है, दूसरा भी क्या अनुभव आपके रहे हैं। जी, बेसिकली मैंने 2020 में अपना डीएम कंप्लीट किया था कार्डियोलॉजी में, जीवी पंत इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। न्यू दिल्ली में अपना कंप्लीशन करने के बाद डीएम का स्टेड देयर फॉर 1 more year टू डू फर्दर फेलोशिप इन पीडियाट्रिक्स। और इसके बाद फिर मैं जयपुर आया 2021 में। एंड जितना मुझे समझ आया यहाँ का सिनेरियो कि राजस्थान अभी भी पीडियाट्रिक केयर में, कार्डियोलॉजी केयर में बहुत पिछड़ा हुआ है जी। और यहाँ पे वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि वर्ल्ड ओवर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं वो अभी भी हमारे बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने वहाँ से कोशिश करी कि मैं इस प्रोग्राम को और बड़े स्तर पे लेके जाऊँ, और इसके लिए मैंने फर्दर ट्रेनिंग करी अमृता इंस्टीट्यूट कोची से और चिल्ड्रन हॉस्पिटल वियतनाम से। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक व्यापक रूप में इस प्रोग्राम को बढ़ाया, और पहले लगभग हम साल के 50-60 बच्चे करा करते थे। आज वो नंबर बढ़ के अराउंड 250 to 300 हो गया जी। इनफैक्ट जनवरी से, जब से मैंने मंगलम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, जनवरी से अभी तक ऑलमोस्ट 4 months में वी हैव डन ओवर 130 किड्स। तो ये प्रोग्राम धीरे धीरे एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है। तब लोगों में अवेयरनेस आ रही है या वो सही टाइम पे आ रही है, और ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी पहले अवेलेबल नहीं थे, वो ऑप्शंस अब राजस्थान में अवेलेबल होने की वजह से हमारे बच्चों को राजस्थान के बाहर नहीं जाना पड़ रहा ट्रीटमेंट के लिए। जी सर, आमतौर पे जो दिल की बीमारी है वो बड़ों को सोच के रखते कि बड़ों में ये ज्यादा रहती है, बच्चों में किस तरह की दिल की बीमारियां रहती हैं और इनकी क्या खास वजह रहती है? बेसिकली इनको कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम है। आम भाषा में हम बोले तो दिल का छेद है या दिल का वॉल्व खराब है, इस तरह के नाम सोसाइटी में दिए जाते हैं। ये बीमारियां जन्मजात होती हैं। जो आप एडल्ट की बीमारियों की बात कर रहे हैं वो यूजुअली रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड बीमारियां हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होना, किसी की नसें ब्लॉक होना, उसमें एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, स्मोकिंग एक्सेट्रा। जो बच्चों की बीमारियां हैं वो बच्चा उस बीमारी के साथ ही पैदा हुआ है। अब ये डिफेक्ट्स के कारण क्या है? मल्टीफैक्टोरियल है। आजकल पेरेंट्स की एज एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन बढ़ गई है, तो ये एक फैक्टर है। दूसरा हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, कुछ एक मेडिसिन है, अल्कोहल है, जो बच्चे के अंदर इस तरह की विकृतियां प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में स्टिल हम कोई एक पर्टिकुलर कॉज को पिन पॉइंट नहीं कर सकते जी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस का कि हमारे पास बहुत सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है। एडल्ट्स को हम ये सुझाव दे सकते हैं कि आप स्मोकिंग कम करें, आप एक्सरसाइज करें, आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें, तो आप मे बी हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हाँ, पर बच्चों के केस में बिल्कुल इट वोंट बी दैट इजी टू सॉल्व। एक सर CHD ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा। CHD एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी कि जन्मजात हृदय रोग। ये जन्मजात हृदय रोग 2 तरीके के होते हैं, एक साइनोटिक और एक एसाइनोटिक। साइनोटिक जिसमें बच्चे में नीलापन आता है और एसाइनोटिक जिसमें नीलापन नहीं आता है। साइनोटिक हार्ट डिजीजेस का यूजुअल ट्रीटमेंट सर्जरी से किया जाता है। एसाइनोटिक का ट्रीटमेंट आजकल इंटरवेंशन और सर्जरी दोनों से पॉसिबल है। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द किड ये ट्रीटमेंट्स उनको ऑफर किए जाते हैं। हमारी कंट्री में CHD का इंसिडेंस है ऑलमोस्ट 2 लाख बर्थ्स एवरी ईयर, यानी हर साल लगभग 2 लाख बच्चे इस देश में पैदा हो रहे हैं इन बीमारियों के साथ। उसमें से जो हमारा डेटा हमने इकट्ठा किया है पिछले 10-20 साल में, वो ये बताता है कि इनमें से 20% बच्चों को, यानी 40,000 बच्चों को पहले 1 साल में ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में केवल 20% बच्चों को ही ये ट्रीटमेंट मिल पाता है। यानी उन 40,000 में से महज 8,000 बच्चों को करेक्ट टाइम पे ट्रीटमेंट मिल पाता है, बाकी 32,000 बच्चे नेक्स्ट ईयर की लिस्ट में ऐड होते चले जाते हैं। और इसी वजह से आज हम देखते हैं कि एक 50 साल की महिला को भी हमने दिल के छेद बंद करने का ट्रीटमेंट दिया, जबकि वो छेद उसको लास्ट 50 ईयर्स से प्रेजेंट था। तो ये एक बहुत लंबी पेंडेंसी लिस्ट बनी हुई है हमारी कंट्री में, बिकॉज ये जो बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं हर साल, या तो डिटेक्ट नहीं हो पा रही प्रॉब्लम, डिटेक्ट हो रही है तो पेरेंट्स इलाज नहीं करवा पा रहे, या वो इलाज से डर रहे हैं। बहुत सारे रीजन है उस चीज के, बट उस वजह से ये बर्डन बहुत बड़ा बन गया। तो दैट इज द रियल प्रॉब्लम। एक सर, जैसे सुनने में पेरेंट्स एक तो पहचाने कैसे, और एक बार अगर सुन लेते हैं कि हमारे बच्चे के दिल में छेद है, तो एक इतना डर पैदा हो जाता है उनके अंदर कि कैसे वो आगे बढ़ के दिखाए, हॉस्पिटल में आए, क्या ट्रीटमेंट ले वो। राइट।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलोइंग द गाइडलाइंस फ्रॉम द इंटरनेशनल सोसाइटीज एक मैंडेटरी प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जब भी कोई बच्चा किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होगा तो इमीडिएटली एक तो उसका सैचुरेशन नापा जाएगा। तो जो साइनोटिक हार्ट डिजीजेस हैं उनको बहुत बार हम इस सैचुरेशन नापने के एक सिंपल से मेजर से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रोज ओपीडी में 2 से 4 बच्चे ऐसे जरूर आते हैं जिनका ये ऑक्सीमेट्री से टेस्ट ही प्रॉपरली नहीं हो पाया और उनकी डिजीज मिस हो गई। पेरेंट्स के लिए पहचान करने के ये तरीके हैं कि एक तो आप अपने बच्चे के नाखूनों में, लिप्स पे और पैरों की उंगलियों में नीलापन नोटिस करें। अगर आपको लगता है कि बच्चा जब बहुत रोता है और उस टाइम पे बच्चा नीला पड़ रहा है तो ये एक साइन हो सकता है कि शायद बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेज यानी जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता, उनके लक्षण इस तरह के होते हैं कि उन बच्चों में फेफड़ों में जरूरत से ज्यादा खून जा रहा होता है। ASD, VSD, PDA ये प्रमुख 3 बीमारियां हैं जिसके अंदर एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कैटेगरी के लक्षण मिलते हैं। ये लक्षण कुछ इस तरह के होते हैं कि बच्चा जब भी दूध पीने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है, वो दूध पीते पीते छोड़ देता है, या फिर बच्चे को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बच्चे को बार बार खांसी जुकाम के बाद निमोनिया हो रहा है। अगर ये शुरुआती लक्षण पेरेंट्स पकड़ लेते हैं तो उनको इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियंस के साथ कंसल्ट करना चाहिए। जी, एक कुछ फैक्ट्स भी सर, कुछ गलत धारणाएं हैं दिल के छेद को लेके। मतलब आप तो रोज ही ये चीजें देखते होंगे या सफर करते होंगे, पेरेंट्स किस तरीके से आते हैं या उनका क्या क्या डर रहता है उनके अंदर? एक्चुअली हमारे इंडियन सोसाइटी में ना साइंस के ऊपर जगह है डर की। दैट इज व्हाई इस प्रॉब्लम के साथ फाइट करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। हमारे पास आज की डेट में मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जी, बट हम पेरेंट्स तक पहुंचा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे और उनके बीच में एक ऐसा डर की दीवार बनी हुई है जिसको क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल है। डर कहाँ से स्टार्ट होता है? मेरे बच्चे को दिल में छेद है तो सबसे पहला डर तो ये कि शायद ये कभी लाइफ नॉर्मल जी ना पाए, जबकि ऐसा नहीं है। मैक्सिमम हार्ट डिफेक्ट्स आज की डेट में ऐसे हैं जिनको यदि हम टाइमली मैनर में ठीक कर दें तो बच्चे की लाइफ आपके और मेरे जैसी हो सकती है, एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। जी जी। बट ये चीज पेरेंट्स को समझ आना बहुत जरूरी है। दूसरा डर उनके अंदर ये होता है कि अरे अभी तो बच्चा छोटा सा है और आप अभी कह रहे हो ऑपरेशन करा लो, हमें ऑपरेशन क्यों कराए? तो उनको ये समझना होगा कि अगर बच्चे के हम बड़े होने का वेट करेंगे ऑपरेशन कराने के लिए ये सोच के कि शायद बड़ा हो जाएगा तो रिस्क कम हो जाएगा, होता इसका उल्टा है। बीमारी के साथ बच्चे का दिल जितनी बार धड़क रहा है, जितने दिन बच्चे के निकलते जा रहे हैं, बच्चे का शरीर उतना कमजोर पड़ता जाता है। आज एक 8 महीने का बच्चे का वजन अगर 5 किलो है और हम उसे ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं कि आज के दिन में आप अपना छेद बंद कराएं, वो समझता है कि नहीं मैं 2 साल की एज पे कराऊंगा। हाँ, तो तब उसका वजन में भी 5 या 6 किलो होगा, उसकी ग्रोथ बहुत पीछे छूट चुकी होगी। ग्रोथ पीछे तो वो गैप इतना बढ़ चुका होगा कि उस टाइम पे ट्रीटमेंट करना और ज्यादा रिस्की होगा। तो पेरेंट्स को एक तो ये समझना पड़ेगा कि इसमें एडवाइस आप अपने मन की ना माने, आप अपने डॉक्टर की साइंटिफिक एडवाइस को फॉलो करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे बड़ी धारणा जो गलत चल रही है। तीसरी कि हमारे गांव में भी एक बच्चे को दिल का छेद था, उसका तो भर गया था, तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट क्यों कह रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा दिल की बीमारियों का स्पेक्ट्रम ना बहुत बड़ा है, करीब 30-40 तरह के हार्ट के कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं। आपके बच्चे को जो दिल का छेद था और किसी और के बच्चे को जो छेद था वो सेम नहीं हो सकते। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आपके बच्चे के हार्ट डिफेक्ट में अपने आप ठीक होने की पॉसिबिलिटी कितनी है और उसके लिए सेफ टाइम क्या है वेट करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को ASD डायग्नोज होता है तो उसके अपने आप भरने की पॉसिबिलिटी तभी है अगर उसका साइज 5 मिलीमीटर से कम है। अगर 5 मिलीमीटर से ज्यादा है तो आप 2 साल के ऊपर वेट नहीं करेंगे, आपको उसे बंद करना ही है। सिमिलरली PDA में अपने आप बंद होने की पॉसिबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 महीने तक होती है। यदि उसके बाद भी वो बंद नहीं हुआ है तो आपको उसे बंद करना पड़ेगा। अब आप जितना डिले करेंगे इस टाइम इंटरवल के बाद उतना बच्चे को नुकसान हो जाएगा। जैसे पता लग गया कि हमारे बच्चे के दिल में छेद है तो ट्रीटमेंट क्या हो और उसको कराने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से होनी चाहिए? इसमें यूजुअली जो हमारी कंट्री के बेस्ट सेंटर्स हैं, इंक्लूडिंग आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमारे हॉस्पिटल में भी वी फॉलो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या मतलब है कि हमारे पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और हमारे सर्जन, हम तीनों एक साथ डिस्कस करते हैं कि इस बच्चे के लिए बेस्ट आउटकम हम किस ट्रीटमेंट से ले सकते हैं। जी। बहुत सारे हार्ट के डिफेक्ट्स आज की डेट में ऐसे हैं, ASDs, VSDs, PDAs, जिनको हम
डिवाइस की हेल्प से बंद कर सकते हैं। तो डिवाइस का मतलब है दूरबीन का इलाज, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये इलाज ऐसा है जिसमें बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी कट के पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। बच्चा नेक्स्ट डे घर जा सकता है, बच्चा उसके अगले दिन से अपने स्कूल भी जा सकता है, उसको किसी फॉर्म में बेड रेस्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। ये इतना सिंपल और ब्रिलियंट ट्रीटमेंट है जो आज की डेट में पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो जिन बच्चों के लिए ये ट्रीटमेंट सूटेबल है, हमें लगता है कि इसके सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम है, उन बच्चों में सबसे पहले हम इंटरवेंशन ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। जिन बच्चों की बीमारी ऐसी है, जटिल है, जिसके के अंदर सर्जरी की ही जरूरत है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को सर्जरी के लिए फिट बनाने की जरूरत है या नहीं। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एक बहुत कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज है। इन बच्चों का ट्रीटमेंट सर्जरी से ही किया जा सकता है, बट इन बच्चों की सर्जरी यूजुअली तब ज्यादा सेफ है यदि बच्चे का वजन 10 किलो के ऊपर है। अगर बच्चा छोटा है, बच्चा बार बार नीला पड़ रहा है और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आ गया, तो हमें ब्रिज टू सर्जरी बनाना पड़ेगा, यानी बच्चे के लिए एक ऐसा सेतु बनाना पड़ेगा कि वो सर्जरी के लिए पहुंच तो सके। वहां पहुंचाने के लिए अगेन इंटरवेंशन का रोल आता है। ट्रीटमेंट्स लाइक आरबीओटी स्टेंटिंग, पीडीए स्टेंटिंग, ये हमने लॉन्च किए 2021 में जयपुर में, और इन ट्रीटमेंट्स की वजह से अब ये बच्चे सर्जरी के लिए फिट बन पा रहे हैं। तो ये हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिसाइड करती है कि बच्चे के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कब होगा और किस फॉर्म में होगा। अब हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की सुविधाएं हैं बेसिकली इस ट्रीटमेंट के लिए? सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आज पूरे वर्ल्ड में जो भी एडवांस ट्रीटमेंट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के लिए हो रहा है, वो मंगलम प्लस मेडिसिटी में अवेलेबल है। ट्रीटमेंट्स लाइक नियोनेटल इंटरवेंशंस, पीडीए स्टेंटिंग्स, आरबीओटी स्टेंटिंग्स, ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो भारत में भी आए अभी ज्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, लगभग 8-10 वर्षों से ही धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू हुए हैं। नॉर्थ इंडिया में महज 4 या 5 सेंटर्स ही हैं, और राजस्थान में तो प्रोबेबली सिर्फ यही हॉस्पिटल है जहाँ पे ये ट्रीटमेंट्स इतने कॉमनली किए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 3-4 महीने में हमने करीब 120 केसेस किए हैं, उसमें से द बिगेस्ट प्रपोर्शन इज ऑफ दीज नियोनेट्स। नियोनेट्स का मतलब है जो बच्चे 1 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनको सर्जरी के लिए फिट बनाने के लिए जो भी एडवांस इंटरवेंशंस चाहिए वो अवेलेबल है। सिमिलरली हमारी सर्जिकल आर्म, हमारे सर्जन डॉक्टर विनोद गुप्ता, वो जिस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं उसके अंदर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द सर्जरीज, फॉर एग्जांपल आर्टेरियल स्विच, टीएपीवीसी सर्जरी, ट्रंकस आर्टेरियोसिस सर्जरी, ये ऐसे नाम हैं जिसको देख के ना एक बार के लिए तो डॉक्टर भी घबरा जाता है कि ओह ये डायग्नोसिस आ गया तो अब मैं पेशेंट को कहाँ भेजूं। राजस्थान में ऑप्शंस ही बहुत लिमिटेड थे, अब ये ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल इस दिशा में काफी काम कर चुका है। डिवाइस और सर्जरी, इन दोनों को किस तरीके से पेरेंट्स को समझाएं? एक्चुअली इसको मैं 2 पार्ट्स में आंसर करता हूँ। पहला तो एक साइंटिफिक पार्ट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइस की ट्रीटमेंट बहुत सेफ है कंपेयर टू सर्जरी। रिस्क बहुत कम हो जाता है, बच्चे की छाती पे कोई कट नहीं लगता है, और थियोरेटिकली ये ट्रीटमेंट हम एक धड़कते हुए दिल में करते हैं। तो सर्जरी से ये कैसे डिफरेंट है? सर्जन को अगर एक छेद को बंद करना है तो पहले उसको दिल को रोकना पड़ता है। जब दिल रुकता है, दिल को खोल के उसमें टांके लगा के छेद को बंद करते हैं, फिर दिल को स्टार्ट करना पड़ता है। ये जो ऑन और ऑफ वाला मैकेनिज्म है ना, ये सबसे ज्यादा रिस्की पीरियड होता है। इसको हम बाईपास मशीन पे डालना बोलते हैं। तो बच्चे को बाईपास मशीन पे डालना और उससे वापस लाना, ये सर्जन के लिए सबसे ट्रिकी पार्ट होता है ऑन टेबल। और जो बहुत सिक बच्चे हैं, जिनका वजन बहुत कम है, उनको कई बार सर्जरी से निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से सर्जरी यूजुअली डिले करनी पड़ती है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो डिवाइस थेरेपी का ट्रीटमेंट, ये हम धड़कते हुए दिल में करते हैं, बच्चे के दिल को रोका नहीं जाता। मतलब डिवाइस थेरेपी को किस तरीके से समझे कि ये एक दूरबीन से होने वाला इलाज है। बच्चे के पैर में से एक तार दिल के अंदर जाता है और छेद को क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद छेद की दूसरी तरफ हम अपने डिवाइस का आधा हिस्सा फुलाते हैं, वापस पीछे खींचते हैं। जब वो छेद के आके टकराता है तो उसके बचे हुए हिस्से को राइट साइड से खोल देते हैं। इस तरीके से छेद बीच में पैक हो जाता है और डिवाइस वहीं पे स्टेबल होके फिक्स हो जाता है। धीरे धीरे दिल की मांसपेशियां इसके ऊपर बन जाती हैं और डिवाइस हमारे दिल का एक हिस्सा बन के जीवन भर अंदर ही रहता है। तो कंपेयर टू सर्जरी ये ट्रीटमेंट बहुत सिंपल भी है, बट ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट के लिए अवेलेबल है। ये मेरा दूसरा पार्ट है कि अब जैसे जैसे डिवाइस कॉमन होने लगा तो अब पेरेंट्स चाहते हैं कि हर बच्चे का डिवाइस किया जाए। क्योंकि पेरेंट्स को भी रिस्क फैक्टर जहाँ दिखेगा उसको नहीं चुनेंगे, वो थोड़ा सेफली चीजों को देखेंगे। तो ये डिसीजन एक्चुअली नेचर के हाथ में है, ना डॉक्टर के हाथ में, ना पेरेंट्स के हाथ में। सब छेद ऐसी लोकेशन पे नहीं होते कि हम उन्हें डिवाइस से बंद कर सके। सब छेद के मार्जिन्स ऐसे नहीं हो सकते कि वहां पे डिवाइस फिट हो सके। दैट इज व्हाई हर छेद को डिवाइस से बंद किया जा सके जरूरी नहीं है। बट मैं अपने पेरेंट्स को इतना इंश्योर करता हूँ कि वर्ल्ड में अगर कहीं भी इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए डिवाइस हो सकता है तो यहाँ पे भी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे नहीं हो सकता तो देन इट इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर एल्स की ये डिवाइस से हो सके। फिर आपको सर्जिकल ऑप्शन ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी सर, हाइब्रिड
प्रोड्यूसर्स, ये क्या चीजें हैं? हाइब्रिड प्रोसीजर्स बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कुछ पार्ट हम इंटरवेंशन से करते हैं, बच्चे को सर्जरी के लिए फिट बनाते हैं और फिर सर्जन अपनी सर्जरी करता है। तो एक तरीका तो ये है, इसे ब्रिज टू सर्जरी प्रोसीजर कहा जाता है। जो ट्रू हाइब्रिड प्रोसीजर्स हैं वो हमारे ओटी के अंदर हम कैथ लैब सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, हमारा जो कैथ लैब की मशीन है उसी मशीन के आसपास हम अपनी सर्जरी का सेटअप तैयार करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सर्जन को दिल रोक के ऑपरेशन करना पड़ रहा था, हम सर्जन की मदद करते हैं कि आपको दिल रोकना नहीं पड़ेगा। आप हमें केवल चेस्ट में एक होल बना के दें जिससे हम हार्ट के अंदर एंटर हो सके, और उस होल से एंटर होके हम बच्चे का डिवाइस लगाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बाद में आप हार्ट को फिक्स कर दीजिए, छेद को बंद कर दीजिए। तो सर्जन ने भी अपना काम कर दिया, कार्डियोलॉजिस्ट ने भी अपना काम कर दिया, और एक ही टेबल पे सर्जरी और कैथ लैब प्रोसीजर एक साथ हो गया। बहुत सिक बच्चे जिनको बहुत बड़े हार्ट डिफेक्ट्स हैं, जिसमें पैर की नस से अंदर जा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमें इतना बड़ा डिवाइस अंदर पैर की नस से ले जाना और बच्चा बहुत छोटा है तो वो नस ही खराब हो जाएगी। ऐसे प्रोसीजर्स को हाइब्रिड कैथ लैब में किया जा सकता है। दैट फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल विद अस। ओके सर, कुछ और मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहें एज ए पेरेंट काउंसलिंग की तरह, कि अगर पता लग रहा है कि हमारे बच्चे के दिल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से उन चीजों को ले और डॉक्टर के पास? पेरेंट्स को सबसे पहले तो मैं काउंसल करूंगा वुड बी पेरेंट्स को, कि जब वो प्लान कर रहे हैं प्लीज एंश्योर कि आपके बच्चे के रूटीन स्कैन्स प्रॉपरली हो। अगर आपके लेवल 2 स्कैन में कोई भी कार्डियक पॉसिबिलिटी लग रही है डिफेक्ट की, तो इमीडिएटली आप किसी बहुत अच्छे सेंटर से फीटल इको जरूर करवाएं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी पेरिफेरी में जो छोटे शहर हैं वहां पे जो फीटल इकोज की फैसिलिटी भी है, शायद वो उतनी रिफाइंड नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत डायग्नोसिस मिस हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात बता रहे हैं कि आप पहले ही पता कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज भी नहीं पता कि वो पहले ये सब। जैसा मैंने आपको बताया, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में ऐसे बहुत सारे कोई बड़े रिस्क फैक्टर तो है नहीं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। जो आपके हाथ में वो ये है कि अगर फीटस में ही उसका पता लग जाए और बीमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम उसे कंटिन्यू ही ना करें। अगर बीमारी ऐसी है कि जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो हम एक ऐसे सेंटर पे डिलीवरी करवाएं जहां पे इमीडिएटली उस बच्चे को जो भी कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट की जरूरत है वो अवेलेबल हो। इससे हम इस आउटकम को सुधार सकते हैं। तो पहला मैसेज तो ये है कि प्लीज एंश्योर कि आपके प्रेगनेंसी स्कैन्स बहुत अच्छी जगह से हो, एक्यूरेटली डायग्नोस करने में वो रेडियोलॉजिस्ट या वो फीटल सोनोग्राफर केपेबल रहें जी। दूसरा मैसेज ये है कि अब मान लीजिए आपको शुरुआती लक्षण दिख गए, आपने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया, उसने इको में आपको बताया कि आपके बच्चे के छेद है, हमारा फर्स्ट किकबैक रिस्पॉन्स होता है कि हम बहुत डर जाते हैं। प्लीज डरे नहीं। आपके लिए एक डेटा मैं दे रहा हूं कि ऑलमोस्ट 80% हार्ट डिजीजेस का ट्रीटमेंट आज की डेट में क्यूरेटिव वे में पॉसिबल है। 100% चीजों का ट्रीटमेंट तो हम कर सकते हैं, बट मे बी 20% ऐसी जिसमें शायद बच्चे की लाइफ पूरी नॉर्मल ना हो, बट 80% बच्चे अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो जब इतने सारे बच्चे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं तो इतना डरने की जरूरत नहीं। थर्ड थिंग, जब आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे कि इस बच्चे का ट्रीटमेंट अब आपको करवा लेना चाहिए, प्लीज डू नॉट डिले बिकॉज आपके घर में किसी बड़े ने बोल दिया कि नहीं छोटे से बच्चे का ट्रीटमेंट मत कराओ, या सोसाइटी में किसी ने बोल दिया कि नहीं ये तो बढ़ती उम्र के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस तरह के मिसकंसेप्शंस में ना पड़े। साइंटिफिक बेसिस पे अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके अपना ओपिनियन बनाए, तभी आप अपने बच्चे को बेस्ट आउटकम दे सकते हैं। जी, एक रोचक सी चीज सर आप अगर बताना चाहें जो डेली रूटीन में आप देखते हो। ओके, बेसिकली सिर्फ ये कि पहले से ही पता रहता है कि मतलब इसमें कोई और सोसाइटी या उस तरह की चीजें या पर्यावरण। एग्जांपल देता हूं। हाँ, एक स्टोरी है मेरे पास। हमारे पास एक बच्चा आया था, फरवरी 2024 की बात है, और वो बच्चा किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिटेड था। बच्चा प्रीमेच्योर था, तो प्रीमेच्योर में वो अराउंड 28 वीक्स पे ही पैदा हो गया था। नॉर्मली 34 वीक्स के बाद टर्म बच्चे पैदा होते हैं। 28 वीक्स पे पैदा हुआ, बच्चे का वेट था ओनली 1000 ग्राम्स जब वो पैदा हुआ, यानी दूध की थैली के बराबर। और वो बच्चे के एक लार्ज पीडीए था, बच्चा वेंटिलेटर पे स्टक था एंड वेंटिलेटर से उसे ऑफ ही नहीं कर पा रहे थे। 2 महीने वो बच्चा वेंटिलेटर पे स्टक रहा। दे ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल विद मेडिसिन कि किसी तरह बच्चे को ऑफ कर पाए, बट वो ऑफ नहीं आया। और वो छेद पीडीए इतना बड़ा था कि उसको ठीक किए बिना बच्चे को ठीक कर पाना वाज इम्पॉसिबल। एंड पेरेंट्स को ऑनलाइन या दूसरे मेथड्स के जरिए किसी डॉक्टर ने हमारे बारे में बताया कि वहां पे इसको डिवाइस से बंद किया जाता है।
सर्जरी के लिए वो बच्चा फिट नहीं था बिकॉज उसको और बहुत सारे इन्फेक्शन हो रखे थे, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि उस बच्चे की पहले भी 28 वीक्स का बच्चा पहले ही वो कितनी सारी चीजें सफर कर रहा हो। अब जब वो हमारे पास आए तब तक बच्चे का वेट 900 ग्राम्स हो चुका था, यानी वो जिस वेट से पैदा हुआ 2 महीने बाद 100 ग्राम और कम हो चुका था वेट। एंड जो वहां पे उसको एडवाइस दी गई थी ये थे कि आपका खर्चा भी बहुत हो चुका है, बच्चे के बचने के चांसेस भी ना के बराबर हैं, बेटर है हम वेंटिलेटर ऑफ कर लेते हैं। और द मदर वॉज इंसिस्टेंट, क्योंकि उसका ये कहना था कि मैं जब भी जाती हूँ ना अंदर बच्चे को देखने आईसीयू में, तो मैं ऐसे हाथ बढ़ाती हूँ, बच्चा मेरी उंगली पकड़ लेता है। इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर हर एंड शी सेड कि आई कांट लेट दिस किड गो अवे, मैं वेंटिलेटर से ऑफ नहीं करूंगी बच्चे को। सो पेरेंट्स मेरे पास आए, वी सजेस्टेड कि यस डिवाइस क्लोजर इज पॉसिबल ऑल्दो इट इज वेरी वेरी हाई रिस्क इन दिस किड। एंड ऑनेस्टली तब तक मैंने भी 900 ग्राम पे नहीं किया था, मैंने यूजुअली 1100-1200 ग्राम के बच्चों में ये डिवाइस क्लोजर किया था, बट बिलो 1000 ग्राम फिजियोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है, तो उस बच्चे को डील करना वाज अ बिग टास्क फॉर मी आल्सो, बट वी टुक दैट किड एंड हमने उसे किया। जैसे ही डिवाइस क्लोजर हुआ, बच्चे का रेस्पिरेशन, बच्चे के वाइटल्स इतना इंप्रूव हुए कि विद इन 5 डेज वेंटिलेटर वाज ऑफ। एंड अब वो बच्चा 2 साल का है एंड दैट किड कम्स इन माय ओपीडी जस्ट टू सी मी। अब उसको वैसे एक्चुअली मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है, दैट किड इज क्योर्ड फॉर लाइफ नाउ, बट वो अभी सिर्फ मिलने आते हैं मेरे से। इट इज अमेजिंग टू सी एंड एवरी टाइम उसकी मदर ये कहती है कि सर सिर्फ आपकी वजह से मैंने वेंटिलेटर ऑफ नहीं करवाया था, नहीं तो ये बच्चा आज मेरे पास नहीं होता। दैट इज अ ब्रिलियंस ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। मतलब अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो डरे ना, सही टाइम पे डॉक्टर से परामर्श ले, डॉक्टर के पास आए और जो डॉक्टर कह रहे हैं उन चीजों को माने। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि दुनिया का सबसे एडवांस ट्रीटमेंट आज हमारे पास हमारी स्टेट में, हमारी सिटी में अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं।